नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विगत वर्षों में आपके जो प्रश्न पत्र हुए हैं टीजीटी पीजीटी आर्ट के, उनमें जो प्रश्न आए हैं उनके संग्रहों को देखेंगे, जो कि बहुत ही कम जगह में आपको एक किताब है जो प्रयागराज पब्लिकेशन की बुक है, कला करके आती है, उसमें से मैंने इन आंकड़ों को लिया है और जो प्रश्न आए हैं उन्हें एक वन लाइनर फॉर्मेट में इस बुक में दिया गया है। तो अगर आप चाहें तो ये बुक आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। एक हफ्ते के लिए आपके लिए पर्याप्त है। एक हफ्ते क्या 3-4 दिन में आप इसे पढ़कर ख़त्म कर सकते हैं। और इसमें तकरीबन आपके 3190, जिसमें 1690 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं, वो आपको दिए गए हैं। तो आप चाहें तो ये बुक ले सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उन चीज़ों को आप एक क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर इसी बुक के कुछ पार्ट को लेकर आया हूँ और 3 या 4 पार्ट में मैं इसे कंप्लीट करूँगा, ताकि आपको ज़्यादा लंबा वीडियो भी ना मिले और सारी चीज़ें कवर भी हो जाए। लेकिन मैं सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन को ही यहाँ पर कवर करूँगा। वे वन लाइनर क्वेश्चन हैं जो आपके टीजीटी पीजीटी में आपसे पूछे जा चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट आपका कुछ इस तरीके से रहेगा जैसे आपको यहाँ पर दिया गया है, कि इस तरीके से आपको बुक में दिया गया है सार संग्रह में। ये क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में आए हैं, साथ ही इसमें यहाँ पर आपको लिखा भी गया है कि किस वर्ष पूछा गया है। तो इस तरीके से दिया गया है आपके लिए। 2-3 दिन में जब आपको रिवीजन करना हो प्रीवियस ईयर का, तो 2 या 3 दिन लगेंगे अगर आप थोड़ा थोड़ा टाइम देते हैं तो, और बेहतर तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम बार बार चित्रों को पढ़ते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं और भूल जाते हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ पाई गई हैं। इतने चित्र हैं, इतनी गुफाएं हैं, तो याद रखना एक तरीके से पॉसिबल नहीं है, फिर भी अभ्यास के द्वारा ये संभव किया जा सकता है। तो इसका आंसर इन्होंने जो दिया है वो हरनी हरन से है। टीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आपको करना क्या है कि जितनी भी गुफाएं दी गई हैं उन गुफाओं में जो जो चित्र हैं, हालांकि गुफाएं तो बहुत हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी गुफाएं मिलेंगी। कई किताबों से अगर आप पढ़ेंगे तो इतनी गुफाएं मिल जाएंगी कि आपके दिमाग से वो बाहर हो जाएंगी चीज़ें। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन्हीं को आपको रखना है। और विशेषतः आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आए हैं इससे संबंधित, उन पर आप ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि संभवतः वो रिपीटेड हो जाते हैं। और संभवतः क्या यहाँ पर कंफर्म है रिपीटेड कभी कभी हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका है, तरासे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं? तरासे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं? तो नवपाषाण काल में प्रयोग किए गए हैं। वहाँ पर क्या किया गया है कि जो हथियार है उन्हें चमकीला बनाया गया है और तराश कर बनाया गया है। पहले क्या होता था कि पत्थर है, अगर थोड़ा सा बहुत नुकीला है तो चलो उससे काम चला लेते थे। लेकिन अब क्या गया है, अब क्या करते हैं कि ये बढ़िया से उसे तराशते हैं, फिर उसका प्रयोग करते हैं। किस काल में? नवपाषाण काल में। नेक्स्ट है आपका, उत्तरकाशी की हुडली गुफा के शैल चित्र में, ये ध्यान दीजिएगा, नाम जरूर ध्यान दीजिएगा, मैं 2 बार रिपीट किए दे रहा हूँ। उत्तरकाशी की हुडली गुफा के शैल चित्र में किस रंग का प्रयोग किया गया है? ध्यान दीजिएगा, उत्तरकाशी की हुडली गुफा के शैल चित्र में किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो वो नीले रंग का प्रयोग किया गया है। आपका जो पीछे दिया हुआ है वो पेपर दिया गया है, आप उसे देखते रहिएगा। नेक्स्ट है आपका, भीमबेटका, लखनिया दरी, पंचमढ़ी प्रसिद्ध है किन चीज़ों के लिए? तो आप जानते हैं कि यहाँ पर प्रागैतिहासिक कालीन चित्र मिले हैं, इसलिए ये स्थान प्रसिद्ध है। तो ये प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध स्थान है। नेक्स्ट है आपका, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? तो अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र आपको गुफाओं में मिलते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है कि प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? तो प्रागैतिहासिक चित्र जो है वो गुहा चित्र है या गुफा चित्र है। ठीक है, जो गुफाओं में प्राप्त होते थे। प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है, अर्थात उन्हें किन चीज़ों पर बनाया गया है? तो वो आपके चट्टानों पर बनाया गया है या शिलाओं पर बनाया गया है। शिला ही चट्टान कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? यानी जो प्रागैतिहासिक कालीन कला है भारत में और भारत के और कई अन्यत्र भी जो पाई गई हैं वो किस पर बनाई है? तो चट्टानों पर ही बनाई गई है। अमृतत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? अमृतत्व की कला जो है वो आपकी मिस्र की कला कहलाती है। मिस्र की प्राचीन कला को अमृतत्व की कला कहते हैं। नेक्स्ट है आपका,
और वहाँ के लोग कीमियागिरी भी बहुत करते थे, एक दूसरे मतलब रसायनों का प्रयोग बहुत अधिक करते थे। और कभी कभी तो ऐसा करते थे कि वहीं से चीज़ें जो ली गई हैं आपकी कि अमृतत्व की कला, या एक तरीके से कहते कि वो ये समझते थे कि अमरता भी होती है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो काफ़ी प्रयोग भी किया करते थे। तो अमृतत्व की कला जो है वो कहाँ से संबंधित है? मिस्र से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? तो प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का जो विषय था वो आपका आखेट, पशु पक्षी व युद्ध थे। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? आखेट के चित्र मिले हैं। नेक्स्ट है आपका प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित है? जो पुराने चित्र बनते थे वो किस विषय से संबंधित होते थे? तो प्रधानतया, मुख्यतया बनते तो लगभग कई चीज़ों को उन्होंने बनाया, जैसे पहले ही हमने देखा है कि आखेट भी बनाए, पशु पक्षी बनाए, युद्ध बनाए, लेकिन प्रधानतया किस चीज़ के थे? तो प्रधानतया वहाँ पर आखेट के चित्र थे। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे? तो ये जगदीश गुप्त जी हैं। पुस्तकों के लेखकों को जरूर ध्यान रखिएगा, इनसे संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? तो दक्षिण भारत में बेल्लारी जो है वो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है। नेक्स्ट है आपका प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है? ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन देखा था, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। तो विषय क्या है? पशु, मानव, पक्षी है। ठीक है, यहाँ हम विकल्पों को देखकर बताएंगे कि क्या है। जैसे यहाँ पर पशु, मानव, पक्षी है, अगर ये नहीं दिया होता तो हम आखेट भी कह सकते थे, क्योंकि प्रधानतया किन चीज़ों का बहुतायत मिलता है, किन चित्रों का बहुतायत मिलता है, तो वहाँ पर आखेट के चित्रों का बहुतायत मिलता है। नेक्स्ट है भारत में मध्य पाषाण काल कब तक माना जाता है? तो जो मध्य पाषाण काल माना जाता है वो कब तक माना जाता है? 6000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, 10,000 से लेकर 6000 ईसा पूर्व तक माना जाता है मध्य पाषाण काल। कई की किताबों में कालक्रमों में अंतर दिखाई देता है। ठीक है, कोई कुछ दूसरा मानते, कहीं 4000 तो कहीं 6000। ठीक है, इस तरीके से माना जाता है। नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? तो नवपाषाण युग में मानव ने बस्तियां बनाना सीख ली थी और वो अब सामूहिक रूप से एक बस्तियों में रहा करते थे। पहले क्या था कि खानाबदोश रूप से इधर उधर घूमते रहते थे, वो बस्तियों में नहीं रहते थे, गुफाओं में रहते थे। लेकिन नवपाषाण काल आते आते उन्होंने बस्तियों में रहना सीख लिया था। नेक्स्ट है नवपाषाण युग में लोगों ने किसको अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था? तो 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो औजारों में उन्नत तकनीकों का प्रयोग करते थे, उन्नत तकनीकों का मतलब यार उसमें सुधार करते थे। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये थी कि अब उन्होंने कृषि करना भी सीख लिया था, और कृषि करने का मतलब एक तरीके से युगांतकारी परिवर्तन था। जहाँ वो शिकारों पर निर्भर रहता था भोजन के लिए, अब वो कृषि पर निर्भर हो गया। ठीक, और कृषि पर निर्भरता का मतलब हुआ कि वो किसी ऐसे स्थान पर रहेगा जहाँ पर अनाज की उपलब्धता हो, और अनाज की उपलब्धता ऐसी जगह पर होगी जहाँ पर नदियों का क्षेत्र होता है। अब ऐसा नहीं हो कि नदियों का क्षेत्र हो जहाँ हमेशा दलदलेपन या बाढ़ ही बना रहे, तो वहाँ पर फसलें नहीं हो सकती हैं। लेकिन ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी, जैसे आप गंगा और यमुना का तराई क्षेत्र आप देख सकते हैं, तो इन सारे क्षेत्रों में क्या हो गया कि इन क्षेत्रों में आकर इन लोगों ने बसना शुरू किया, बस्तियाँ बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी इकट्ठे अब रहने शुरू कर दिए थे। ये इस तरीके का जो क्वेश्चन है कि इनमें संबद्ध है, तो ये आपको विकल्प देकर ही आपको पता लगेगा कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, अब सिंघनपुर तथा भीमबेटका संबद्ध इसमें दे रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है वो हमसे पूछ रहा हो कि इन हम अपने तरफ से अनुमान लगा सकते हैं कि प्रागैतिहासिक चीज़ों में ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, तो एक कॉमन है, तो ये संबद्ध है एक दूसरे से। हो सकता है कि अलग अलग जोड़ों में अलग अलग चीज़ें दी हो जो संबद्ध नहीं हो, तो ये तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है मिर्ज़ापुर के बारे में हम देखते हैं। प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक कला केंद्र मिर्ज़ापुर कहाँ स्थित है? तो ये आपका कैमूर की पहाड़ी में स्थित है। अगर पूछे किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो लखनिया में। हालांकि कई जगह पाए गए हैं, लेकिन जब हम विकल्पों को देखेंगे तो उसमें कोई एक ही होगा जो उत्तर प्रदेश से संबंधित होगा या उत्तर प्रदेश में स्थित होगा, वही विकल्प हम सही करेंगे, और यहाँ पर लखनिया में वो विकल्प है। नेक्स्ट है आपका भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई? तो भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की जो सर्वप्रथम खोज हुई है वो कहाँ हुई है? मिर्ज़ापुर में हुई है। नेक्स्ट है मिर्ज़ापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो मिर्ज़ापुर की गुफाएं आपकी उत्तर प्रदेश में स्थित हैं।
नेक्स्ट आपका है मिर्जापुर क्षेत्र या मिर्जापुर किन चित्रों का कला केंद्र है? तो मिर्जापुर जो है वो प्रागैतिहासिक चित्रों का कला केंद्र है आपका। मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं? तो मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में आप कह सकते हैं कि प्रागैतिहासिक चित्रों में हम घोड़े और हाथी की छवियां देख सकते हैं। घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ है? मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको याद रखना पड़ेगा। जब हम स्टार्ट करते हैं हरनी हरन से, तो हम वहाँ पर आपको बताए थे कि आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से चित्र किस गुफा में है। इससे संबंधित एक ना एक प्रश्न आ जाता है, और ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप प्रीवियस ईयर पढ़ लें, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपका भीमबेटका विश्व की प्राचीनतम प्रागैतिहासिक चित्रकला का केंद्र है। तो वो आपका क्या है? भीमबेटका। नेक्स्ट है आपका कि भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं। या भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो ये आपका विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है। भीमबेटका की जो पाषाण गुफाएं हैं वो कहाँ है? आपकी विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं टीजीटी 2016 में, ईएलटी ग्रेड 2018 में, टीजीटी 2011 में, टीजीटी 2003, 11, 99। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन आपका मिल गया यहाँ पर। भीमबेटका की खोज हुई थी किस सन में हुई थी? तो 1958 में हुई थी। नेक्स्ट आपका है कि भीमबेटका गुफाएं अवस्थित हैं। अब देखिए ऊपर भी यही पूछा था कि भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं, तो ये किस पर स्थित थी? तो ये विंध्याचल की पहाड़ियों पर स्थित थी। लेकिन ये विंध्याचल की पहाड़ियों के मतलब किस राज्य के अंतर्गत स्थित है भीमबेटका? तो वो आपका मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। और ये क्वेश्चन आपसे 3 वर्षों में पूछा गया है, 2003 में, 2011 में, और 1999 में। नेक्स्ट है आपका कि भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नजदीक है? तो भीमबेटका की गुफाएं आपके भोपाल के नजदीक हैं। भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? तो भीमबेटका में जो चित्र हैं वो आप विकल्पों के आधार पर आप बता सकते हैं कि वहां पर आपके प्रागैतिहासिक चित्र हैं या पूर्व ऐतिहासिक चित्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिले हैं? जो शैल चित्र मिले हैं वो अधिकतर कहाँ मिले हैं भीमबेटका में? तो वो आपको दीवारों पर मिलते हैं और या फिर छत पर मिलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं। कौन कौन से चित्र हैं? हाथी के, जंगली सांड के और बाघ के। नेक्स्ट आपका गुफा कौन सा है? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपसे रिपीट किया गया है 2016 में, 2010 में, 2003 में। पंचमढ़ी गुफाएं किससे जुड़ी हैं? तो ये आपकी पांडवों से जुड़ी हैं। पंचमढ़ी क्षेत्रों के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो ये आपका डीएच गार्डन को जाता है, जिन्होंने पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। जो आपकी नई अगली गुफा है वो आपकी क्या है? होशंगाबाद। तो होशंगाबाद किस प्रदेश में है? तो ये होशंगाबाद भी आपका मध्य प्रदेश में ही है। इससे पहले हमने क्या देखा था? आपका भीमबेटका भी मध्य प्रदेश में था और पंचमढ़ी भी मध्य प्रदेश में था। नेक्स्ट है होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? ठीक, तो मनोरंजन घोष जी थे, उन्होंने होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की थी। नेक्स्ट है होशंगाबाद किस नदी के तट पर है? तो होशंगाबाद आपका नर्मदा नदी के तट पर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो होशंगाबाद जो है आपका शैल चित्रकला यानी जो प्रागैतिहासिक कालीन कला है उससे संबंधित है आपका। नेक्स्ट आपका है रायगढ़। रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा है क्या क्या? अमर गुफा, बसाना झार व बोटाल्डा। ये क्या है? रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा है। नेक्स्ट है पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है कहाँ पर? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्या? ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़, ये कहाँ है आपका? छत्तीसगढ़ में है। अल्टामीरा की गुफाएं हैं। अल्टामीरा की गुफाएं कहाँ पाई गई हैं? तो अल्टामीरा की जो गुफा है वो आपकी स्पेन में पाई गई है, उत्तरी स्पेन में। नेक्स्ट है भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है। नेक्स्ट है हड़प्पन सभ्यता किसे कहते हैं? तो हड़प्पन सभ्यता जो है वो सिंधु सभ्यता को कहते हैं।
हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं? तो ये आपके पाकिस्तान में स्थित है। ये विकल्पों में जो दिया गया है वहाँ से आप बता सकते हैं, नहीं तो स्थित तो भारत में भी है। ठीक। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता किस अवधि की है? तो जो नई तकनीक कार्बन डेटिंग आई है उसके आधार पर जो तारीख निकल कर आया है या समय निकल कर आया है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का, वो आपका 2500 ईसा पूर्व से, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के 2500 वर्ष पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक का समय माना गया है। क्या? सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि। नेक्स्ट है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से संबंधित पुरातात्विक है। ऐसा कौन सा पुरातात्विक विद्वान था जो सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से संबंधित है? तो ये आपके राखाल दास बनर्जी थे, या इन्हें आर.डी. बनर्जी भी कहा जाता है, और ये क्वेश्चन आपका 2003 में पीजीटी में पूछा गया था। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता प्रसिद्ध है। आपकी जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो हड़प्पा की जो सभ्यता है वो ईंटों के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कहीं कहीं आपको पकी ईंटें मिलती हैं तो कहीं कहीं कच्ची ईंटें भी आपको मिलती हैं। मुहरें पाई गई हैं, वो जो मुहरें बनती थी वो पाई गई है कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में मुहरे का काम चलता था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम से बनाई गई हैं? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कुछ सीलें पाई गई हैं, तो ये पूछ रहा है कि वो सीलें जो हैं वो किस पदार्थ की बनी हुई हैं? तो वो आपकी टेराकोटा से बनी हुई हैं। आपका कि हड़प्पा सभ्यता प्रसिद्ध है, तो ईंटों के उपयोग हेतु जो आपका हड़प्पा सभ्यता है वो प्रसिद्ध है। मोहरे कहाँ पाई गई हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरे पाई गई हैं। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी में प्राप्त मोहरे बनी हैं, तो सिंधु घाटी की मोहरे जो मिली हैं वो किससे बनी हैं? तो वो आपकी मिट्टी से बनी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम में बनाई गई हैं? मोहनजोदड़ो में जो सील पाई गई है और हड़प्पा में जो सील पाई गई है वो किस माध्यम में बनाई गई है? तो वो आपका टेराकोटा माध्यम में बनाई गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 2 पहिए वाली कांस्य की 3 बैलगाड़ियां किस सभ्यता में प्राप्त हुई हैं? 2 पहिए वाली कांस्य की 3 बैलगाड़ियां, यानी बैलगाड़ियों की संख्या 3 है, और जो बैलगाड़ी है उनमें जो पहिए लगे हैं वो उसमें 2-2 पहिए लगे हैं, और किस चीज़ की है या किस माध्यम में बनी है? तो कांस्य के माध्यम में बनी है। ये कहाँ मिली है आपको? तो ये सिंधु सभ्यता में मिलती है। सिंधु सभ्यता में चित्र अवशेष ज्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? तो बर्तन के रूप में प्राप्त होते हैं। जो चित्र हैं वो बर्तनों पर बनाए गए हैं चित्र। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो मिट्टी के जो बर्तनों का आविष्कार हुआ है वो आपका सिंधु सभ्यता काल में हुआ है। नेक्स्ट है आपका सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो सिंधुवासी जो है वो पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। टीजीटी 2011 का ये क्वेश्चन है, किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो ये पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। सैंधव सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जा सकती है? तो कहीं कहीं आपको 6 मिलते हैं और कहीं कहीं आपको 2 मिलते हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ठीक है, तो पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक स्थलों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो वो आपके 2 हैं। नेक्स्ट है आपका हड़प्पा। हड़प्पा का संबंध किससे है? तो इंडस वैली से है, या कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से है। हड़प्पा का जो संबंध है वो आपका किससे है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से है। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ बना है, तो हड़प्पा से जो प्राप्त पुरुष धड़ है वो लाल चूना पत्थर का बना है। किससे बना है? तो लाल चूना पत्थर का बना है। नेक्स्ट है आपका कि हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा है, तो हड़प्पा सभ्यता में सार्वजनिक स्नानागार आपको मिलते हैं, पकी हुई मिट्टी का उपयोग तथा डाकयार्ड मिलता है। नेक्स्ट आपका है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो किस सभ्यता से संबंधित है? तो वो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आपका है मोहनजोदड़ो। नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? नगरीय सभ्यता का नहीं है यहाँ बात हो रही है, नगरीय सभ्यता का। ऐसी सभ्यता जहाँ पर
नगरीकरण था उसका सबसे पहला उदाहरण कहाँ मिलता है, तो वो आपका मोहनजोदड़ो हड़प्पा में मिलता है। और ये आपकी कौन सी सभ्यता है, तो ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो एक स्नानागार मिला है वो कहाँ से मिला है, तो वो आपको मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी की मूर्ति का माध्यम है, जो मातृ देवी की मूर्ति मिली है उसका क्या माध्यम है, तो टेराकोटा है। ठीक, ईंटों से निर्मित विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है, जो स्नानागार आपका पाया गया है मोहनजोदड़ो में वो किससे है, ईंटों से निर्मित है। कहाँ पर है, मोहनजोदड़ो में है। बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिली है, तो बैल की जो प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो में मिली है वो टेराकोटा शिल्प के रूप में मिली है। नाव को टिकरे पर उल्लिखित चित्र प्राप्त हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नाव को टिकरे पर उल्लिखित चित्र कहाँ प्राप्त हुआ है, तो वो आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं, तो ये आपकी मोहनजोदड़ो में पाई गई हैं। नेक्स्ट है आपका मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था, तो इसका जो निर्माण किया गया है मोहनजोदड़ो स्नानागार के सामने के स्तूप का वो कुषाण काल में किया गया था। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है, तो ये आपकी मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त हुई है। क्या, एक दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति है। नेक्स्ट है आपका कि प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो वो आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं, तो ये सब मोहनजोदड़ो के अवशेष हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय स्थलों में माने जाते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम से बनी थी, तो मोहनजोदड़ो से जो नर्तकी की मूर्ति मिली है वो आपकी धातु से बनी थी। नेक्स्ट है आपका कि प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति है कहाँ से मिली, मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो में प्राप्त नर्तकी प्रतिमा किस धातु की बनी है, तो जो नर्तकी की प्रतिमा मिली है मोहनजोदड़ो में वो कांसे की बनी है। इसकी माप भी पूछी जाती है और 2021 में इसकी माप को पूछा गया था जो कि आपकी रीता प्रताप की बुक में गलत दिया गया है। मोहनजोदड़ो अवधि की प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति है, तो किसकी है, वो कांसे की है। किस माध्यम में बनी है, तो कांसे के माध्यम में बनी है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी चल रहे हैं कि प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है, तो नृत्यांगना की है। कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीक में कास्ट की गई है, तो मोहनजोदड़ो की नर्तकी की जो मूर्ति कास्ट की गई है वो डोकरा कास्टिंग की गई है। अन्य विविध में देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा कहाँ है, तो ये आपके भारत में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल भी आपका भारत में स्थित है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा संस्कृति का नगर था, तो विकल्पों में आपको लोथल, कालीबंगा और बनावली मिली थी और तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ है, तो कला जो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है वो ऋग्वेद में हुआ है। और कहा क्या गया है, यथा कलाम यथा सफम यथा ऋणम शन्यामसि, ये आपका ऋग्वेद में सबसे पहले कला शब्द को प्रयोग किया गया है। अगर प्रश्न ये पूछता है कि सबसे पहले प्रामाणिक और यथार्थ प्रयोग कला शब्द का किस में किया गया है, तो भरत मुनि की एक किताब है नाट्यशास्त्र, वहाँ पर इसका यथार्थ प्रयोग किया गया है। वहाँ क्या कहा गया है, ना तज्ज्ञानम ना तत्शिल्पम ना सा विधा ना सा कला, यहाँ पर यथार्थ रूप में कला शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि कला किस भाषा का शब्द है, तो कला जो है वो आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, और इसमें भी मतभेद है। कई लोग मानते हैं कि आपका मतलब ये तो मानते हैं कि संस्कृत भाषा का शब्द है, लेकिन किस धातु से है, तो कुछ लोग कहते हैं कल धातु से है,
तो कुछ लोग कण धातु से मानते हैं, कुछ लोग कम मानते हैं कि कम मतलब इसका मतलब होता है आनंद, उससे उत्पन्न हुआ है कला। तो थोड़ी बहुत विभिन्नताएं हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है वेदों की कुल संख्या कितनी है। तो वेदों की जो संख्या है वो कितनी है, 4 है। यूरोपीय चित्रकला के अधीन किस कला में आप हायरोग्लिफ अथवा चित्रलिपि का अध्ययन करते हैं। तो ये आपको मिस्र में आपको मिलता है, ठीक है। तो यूरोपीय चित्रकला के अधीन मिस्र में हम हायरोग्लिफ अथवा चित्रलिपि का अध्ययन करते हैं। पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है। तो पौराणिक रूप से जो प्रथम चित्रकार हैं उन्हें किसे माना जाता है, तो वो ब्रह्मा जी हैं। नेक्स्ट है भारतीय चित्रकला का इतिहास है कितने वर्षों पुराना है। तो इसे माना जाता है लगभग 7000 वर्ष पुराना है भारतीय चित्रकला का इतिहास। हालांकि इससे भी पुराने, जब प्रागैतिहासिक कालीन में हम जाते हैं तो मिलते तो चित्र बहुत ही पुराने हैं। भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ है। तो ये आपको जो विकल्प दिया जाएगा तो वहाँ पर आप आसानी से टिक कर सकते हैं। यहाँ तो आंसर महाराष्ट्र दिया गया है। इतिहास में सिकंदर के समय की कला को किस नाम से जाना जाता है। तो हेलेनिस्टिक कला कहा जाता है। किस काल की कला को, सिकंदर के समकालीन कला को हेलेनिस्टिक कालीन कला कहा जाता है। विश्व प्रसिद्ध देवभूमि पार्थेनन किस देश में अवस्थित है। तो पार्थेनन की अवस्थिति कहां पर है, वो आपका यूनान में है। नेक्स्ट है कि भित्त चित्र किस भाषा से उत्पन्न शब्द है। तो भित्त चित्र जो है वो आपका अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न शब्द है। भित्त चित्र कहाँ मिलते हैं। तो खजुराहो में मिलते हैं। और यहाँ से खजुराहो क्यों कहा गया है, क्योंकि जब विकल्पों में आप चयन करेंगे तो वहाँ पर जो विकल्प रहेगा वो सबसे सटीक आपका खजुराहो ही है, इसीलिए यहाँ पर खजुराहो कहा गया है। नहीं तो आप कहते हैं कि भित्त चित्र और कहाँ से मिल सकते हैं। जोगीमारा की गुफा में भी भित्त चित्र मिलते हैं, अजंता की गुफा में भी भित्त चित्र मिलते हैं, तो कई जगह आपको मिल सकते हैं। लेकिन विकल्प में क्या दिया गया है इस पर निर्भर करता है कि हमारा आंसर क्या होगा। भित्त चित्रण किस धरातल पर किया जाता है। तो भित्त चित्रण किस धरातल पर किया जाता है, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें तो प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है। तो भित्त चित्रण जो है वो भित्ति, उसका जो धरातल होता है वो भित्ति होता है। आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है कहाँ पर। तो आलेखन कला का जो प्रयोग किया गया है वो गुप्त शैली में सबसे ज्यादा किया गया है। शेतन असलबाग तथा मातान चेरी किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये सारी चीजें भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। सिगरिया की गुफा किस राजा से संबंधित है। तो सिगरिया की गुफा जो है वो राजा कश्यप से संबंधित है। अब आ जाइए नेक्स्ट गुफाओं को देखते हैं। तो ये सबसे पहले आपका है जोगीमारा, लाल लिली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लाल लिली के पुष्पों पर एक युगल नृत्य करते हुए चित्र कहाँ अंकित किया गया है। तो ये आपका जोगीमारा में अंकित किया गया है। अभी हम क्या देखेंगे कि जोगीमारा गुफाओं के बारे में हम देख रहे हैं। भारतवर्ष में ऐतिहासिक काल के प्राचीनतम भित्तिचित्र कहाँ प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले जो गुफाओं के भित्तिचित्र अगर हम देखें तो कहाँ प्राप्त होते हैं, तो वो आपका जोगीमारा में मिलता है। उसके बाद आपको अजंता में मिलता है। तो ये आपका जोगीमारा में मिलता है। नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी प्रसिद्ध चित्र गुफा स्थित है। तो नर्मदा नदी के उद्गम के पास आपकी जोगीमारा गुफा स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जोगीमारा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो जोगीमारा की गुफाएं जो है वो आपकी छत्तीसगढ़ में स्थित है। आपको ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, आपको कंठस्थ करना पड़ेगा कि कौन सी गुफा किस राज्य में स्थित है और किस जिले में, यहाँ तक कि आपको जिला भी याद करना पड़ेगा। और ये भी देखना पड़ेगा कि किस शहर के निकट स्थित है। क्वेश्चन कहाँ से पूछ लेगा ये कोई भरोसा नहीं। और ये ऐसे तरीक़ों से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कि आपका अजंता गुफा किस शहर के निकट है, आपका भीमबेटका गुफा किस शहर के निकट है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी गुफा किस राज्य में है, किस शहर के निकट है, किस जिले में पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपको। अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ। तो अजंता के भित्ति चित्रों से पहले आपका जोगीमारा में भित्ति चित्रण हुआ था। और ये आपका एक पॉइंट ये छूट गया है कि जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि है। तो जो जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि है वो अजंता गुफा के चित्रों से पहले की है। यानी अजंता गुफा में जब भित्ति चित्रण प्रारंभ हुआ है उससे पहले ही जोगीमारा में भित्ति चित्रण हो चुका था।
नेक्स्ट है कि जोगीमारा किस लिए प्रसिद्ध है। तो जोगीमारा आपका किस लिए प्रसिद्ध है, तो वो भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। जोगीमारा गुफा में ईसा से कितने वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं। तो ईसा से 300 ईसा पूर्व के या 300 ईस्वी पूर्व के चित्र आपको मिलते हैं। जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी में स्थित है। तो जोगीमारा गुफा जो है वो आपका रायगढ़ पहाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है आपका जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है। तो जोगीमारा आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट, जोगीमारा के चित्र बने हैं। तो जोगीमारा के जो चित्र बने हैं वो सफ़ेद पृष्ठभूमि पर बने हैं, यानी उनकी पहली सफ़ेद जो पृष्ठभूमि आगे थी या जो भित्ति था उसे सफ़ेद कलर से कलर किया गया, उसके बाद ही उस पर चित्र बनाए गए हैं, यानी पृष्ठभूमि जो है वो सफ़ेद है। जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा है, क्या हिस्सा है, मानव आकृति, मछली व हाथी, ये क्या है, जोगीमारा गुफा के चित्रों में ये पाए जाते हैं। वहाँ जो बने चित्र हैं उनमें से इनका भी चित्रांकन किया गया है। नेक्स्ट है आपका अजंता की गुफाओं की खोज किस वर्ष हुई। तो अजंता की जो गुफाओं की खोज हुई है वो 1819 ईस्वी में हुई है। देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, ERT में 18 में, TGT 16 में, 13 में और 4 में। तो क्वेश्चन आपके रिपीट किए जाएंगे, इसलिए ज़रूरी ये है कि आप जो गुफाओं की चित्रकलाएं हैं या फिर आपका राजस्थानी, मुग़ल, पहाड़ी ऐसी कलाएं हैं, उन सबको आपको कंठस्थ करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं बार बार। नेक्स्ट है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित हैं। कितनी बार पूछा गया है, 11 में, 5 में, 4 में, 3 में, 1 में। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना होगा कि रिपीटेड क्वेश्चन तो कभी भी गलत ना जाए, इतनी बार आप प्रैक्टिस कर लें। अजंता गुफाएं स्थित हैं कहाँ पर, औरंगाबाद के पास। जो अजंता की गुफाएं हैं वो औरंगाबाद के पास स्थित हैं। अजंता एलोरा की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा। तो सबसे पहले जो देखने वाला व्यक्ति था वो हुएन सांग था। उस पाश्चात्य कला समीक्षक का नाम बताइए जिसने अपने लेखों के माध्यम से अजंता भित्ति चित्र के विराट सौंदर्य की सराहना की। तो ऐसा कौन सा पाश्चात्य लेखक था। तो वो आपके E.V. हेवल जी थे। बाकी तो भारतीय चित्रकला और भारतीय चित्रकला परंपरा को तो नष्ट करने पर तुले थे। वहाँ आपको यहाँ की जो चित्रकारी थी और जो पाश्चात्य से चित्रकार आए थे, वो यहाँ की जो समृद्ध चित्रकारी प्रथा थी या एक तरीके से जो परंपरा चली आ रही थी, उसको हे दृष्टि से उन्होंने दिखाने की कोशिश की। कुछ ही पाश्चात्य विद्वान थे जो वास्तव में भारतीय चित्रकला को उसकी गरिमामय स्थिति से लोगों को उनका परिचय करवाया। नेक्स्ट आपका है कि 1844 में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। तो वो आपके रॉबर्ट मेजर गिल ने। नेक्स्ट है अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई। तो क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में जो प्रतिलिपियां बनाई गई थी अजंता की, वो सबसे पहले कहाँ प्रदर्शित हुई। तो क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में प्रदर्शित की गई थी। नेक्स्ट है आपका अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई। तो ये आपका 1100 वर्षों में बनकर तैयार हुई हैं। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो 1100 वर्षों में बनकर तैयार हुई हैं। नेक्स्ट है कि अजंता कितने मीटर लंबाई में फैला हुआ है। तो अजंता की जो लंबाई है वो आपका 600 मीटर यहाँ पर दिया गया है, हालांकि 600 मीटर नहीं, 600 गज होगा। तो अजंता 600 गज में फैला हुआ है। नेक्स्ट है एलोरा की गुफाएं अजंता की गुफाओं से कितने किलोमीटर दूर है। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन की प्रकृति देखिए, 2004 में TGT में पूछा गया था कि एलोरा की गुफाएं अजंता की गुफाओं से कितने किलोमीटर दूर है। तो ये आपका 104 किलोमीटर दूर है। और ये क्वेश्चन क्यों पुटअप किया गया है ये समझ में नहीं आता। इस तरीके के क्वेश्चन का कोई महत्व नहीं है। अजंता के चित्रों की चित्रण विधि क्या है। जो अजंता में चित्र बनाए गए हैं
उनकी विधि क्या है, तो आपका वहाँ पर फ्रेस्को तकनीक प्रयोग किया गया है। कुछ लोग वहाँ पर टेम्परा तकनीक भी बताते हैं कि टेम्परा का भी यूज वहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किस तकनीक को अपनाया गया है। तो सतह, जो अजंता की भित्ति चित्रकारी के लिए जो सतह वहाँ पर तैयार की गई है, उसमें चावल की भूसी और गाय का गोबर गोंद से, ताकि वो सतह पर अच्छे से चिपक जाए, इसका प्रयोग किया गया है वहाँ पर। अजंता भित्ति चित्र सर्वोत्तम उदाहरण है किसका, फ्रेस्को का। नेक्स्ट है कि भित्ति चित्रकारी की तकनीक जो ताज़ा चूने के लेप पर निष्पादित की जाती है उसे कहा जाता है, तो उसे कहते हैं फ्रेस्को ब्रूनो। ठीक है, जो ताज़ा चूने के लेप पर निष्पादित की जाती है, ठीक, फ्रेस्को ब्रूनो। और जब सूखे पर की जाती है तो उसे फ्रेस्को सेक्को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग हुआ है। तो वहाँ पर जितने भी परिप्रेक्ष्य होते हैं उस सारे परिप्रेक्ष्यों का वहाँ पर प्रयोग हुआ है, लेकिन जो आंसर आपका दिया जाता है वो आपका काल्पनिक परिप्रेक्ष्य बताया जाता है। अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ है। तो अजंता का जो श्रेष्ठ कार्य हुआ है वो आपका गुप्त काल में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अजंता के चित्र संबंधित हैं। तो अजंता के जो चित्र संबंधित हैं वो किससे संबंधित हैं, तो वो बुद्ध से संबंधित हैं। नेक्स्ट है अजंता के चित्रों का विषय आधारित है, तो बौद्ध धर्म है। नेक्स्ट पॉइंट है अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है, तो ये बुद्ध चरित्र है। ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन की प्रकृति एक जैसी है, थोड़ा सा हेर फेर है, बाकी चीज़ें वही हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं कि अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है, तो बौद्ध जातक कथाओं को वर्णन करती है। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं किससे संबंधित है, तो उन्हें ही जातक कथाएं कही जाती हैं। और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि संबद्ध है मुगल चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला व कांगड़ा चित्रकला। तो ये वहाँ पर प्रश्न देखते हैं, उसके बाद उसके विकल्पों को तुलना कराते हैं और उसमें हम अंतर देखते हैं कि क्या अंतर है। सामान्य बुद्धि की बात होती है कि वहाँ हम देखकर बता सकते हैं कि कोई ग्रुप अगर दिया गया है तो उनमें कुछ कॉमन है, इसलिए उन्हें इकट्ठे रखा गया है और हमें वही ढूंढना है कि इसमें से संबद्ध है। ठीक है, उनमें कॉमन क्या चीज़ें हैं। अजंता का चित्र है तो आप देख सकते हैं मरणासन राजकुमारी भी अजंता का चित्र है, पद्मपाणि अवलोकितेश्वर भी है और छदंत जातक भी है। ये क्या है, अजंता के चित्र हैं। अजंता में कितनी गुफाएं हैं, तो अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं। पहले 29 थी, बाद में एक गुफा और खोजी गई, वो आपकी 30 हो गई। अजंता की वे कौन सी गुफाएं हैं जिनमें आज भी चित्र मिलते हैं, तो वो है आपके 1 में, 2 में, 9 में, 10 में, 16 में, 17 में, 6 में। आज भी यहाँ पर चित्र मिलते हैं। अजंता की किस गुफा में सबसे अधिक चित्र है, तो 17वीं गुफा में सबसे ज़्यादा चित्र है। अजंता की 17वीं गुफा में सबसे ज़्यादा चित्र पाए जाते हैं। अजंता की गुफा संख्या 1 में बना विश्वविख्यात चित्र है, तो वो आपका क्या है, पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र है, जो अजंता की गुफा संख्या 1 में बना है। अजंता की गुफा चित्रों का माध्यम क्या है, तो अजंता की गुफा चित्रों का माध्यम टेम्परा है। अभी कुछ देर पहले हम देख रहे थे तो वहाँ पर फ्रेस्को आपको दिखा रहा था। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन बना रहता है। चित्रकला, मूर्तिकला व वास्तुकला का संगम एक साथ दिखता है। अगर हमें इन तीनों चीज़ों को एक ही जगह पर देखना है तो हम कहाँ जाएं, तो इसका सीधा उत्तर है आप अजंता चले जाइए। वहाँ पर आपको चित्रकला भी मिलेगी, आपको मूर्तिकला भी मिलेगी और आपको वास्तुकला भी मिलेगी। तीनों का संगम है। नेक्स्ट है आपका पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का प्रथम अंकन कहाँ मिलता है, तो पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का प्रथम अंकन आपको भित्ति चित्र में मिलता है, जो कि अजंता में मिलता है। प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला पद्मपाणि बोधिसत्व स्थित है। ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका अजंता गुफा में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, तो बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र जो है वो अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र है। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है, किस समय इसका निर्माण हुआ था, तो ये 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र है वज्रपाणि का चित्र।
यहाँ पर आपको विकल्प दिया जाएगा, वहाँ आपको पहचानना रहेगा कि कौन सा गुफा संख्या 1 का चित्र है, या कौन सा गुफा संख्या 10 का चित्र है, या कौन सा गुफा संख्या 17 का चित्र है, या कौन सा गुफा संख्या 16 का चित्र है। ये आप तभी बता सकते हैं जब आपको पता हो कि कौन सी गुफा में कौन से चित्र पाए गए हैं। विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो गुफा संख्या 1 में है क्या? पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र। नेक्स्ट है आपका कि बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो ये आपकी गुफा संख्या 1 में है। अजंता में राजकीय शोभा यात्रा चित्र किस संख्या की गुफा में है? तो राजकीय शोभा यात्रा जो है वो आपकी गुफा संख्या 1 में है। नेक्स्ट है अजंता में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग किस गुफा में बनी है? तो ये आपकी गुफा संख्या 1 में बनी है। क्या? अजंता में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग। वॉल पेंटिंग ही भित्ति चित्रण है, मतलब इसकी हिंदी भित्ति चित्रकारी है। तो देख सकते हैं कि अजंता में बोधिसत्व जो भित्ति चित्र है वो किस गुफा में बनी है? तो वो गुफा संख्या 1 में बनी है। नेक्स्ट है आपका कि अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस संख्या की गुफा में चित्रित है? तो गुफा संख्या 2 में जो है वो आपका 1000 बुद्ध का जो चित्रण है वो किस में है? गुफा संख्या 2 में। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि अजंता की महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस संख्या गुफा में चित्रित है? तो इसका जो सही उत्तर आपका है वो 16वीं में दिया गया है। 16वीं गुफा में क्या है? आपका जो महात्मा बुद्ध का गृह त्याग है वो कहाँ है? 16वीं गुफा में। नेक्स्ट है आपका कि अजंता की किस गुफा में मरणासन मरणोन्मुखी राजकुमारी चित्रित है? तो गुफा संख्या 16 में भी आपका मरणासन राजकुमारी भी चित्रित है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्रित है? तो गुफा संख्या 17 में आपका हंस जातक चित्रित है। नेक्स्ट है आपका कि अजंता की किस गुफा के प्रवेश द्वार के ऊपर मैत्रेय अर्थात भविष्य के बुद्ध का अंकन है? यहाँ आपको 2 चीज़ें मिल गई कि मैत्रेय जो है उसका मतलब क्या होता है कि भविष्य का बुद्ध। ठीक, तो पूछ ये रहा है कि आपका जो भविष्य के बुद्ध का अंकन है या मैत्रेय का अंकन है वो किस गुफा के प्रवेश द्वार पर है? तो गुफा संख्या 17 के प्रवेश द्वार पर है ये। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है? तो महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की 17वीं गुफा में चित्रित किया गया है। सिगरिया की गुफाएं किस देश में हैं? तो सिगरिया की गुफाएं आपका कहाँ पर है? श्रीलंका में है। सिगरिया की गुफाएं कहाँ है? श्रीलंका में। नेक्स्ट है कि सिगरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? तो ये अजंता की चित्रकारी से मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि बाघ की गुफाएं। अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? तो ये आपके बाघ की गुफाओं में अजंता के समकालीन चित्र मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? आपके बाघ की गुफाओं में। बाघ की गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? तो बाघ की जो गुफा है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित है या विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। बाघ की 5वीं गुफा का नाम क्या है? तो बाघ की 5वीं गुफा का नाम पाठशाला है। नेक्स्ट है आपका धार जिले में स्थित बाघ गुफा किस राज्य में स्थित है? तो कौन से जिले में है ये? तो आपका जो बाघ की गुफा है वो धार जिले में है और जो कि कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। बाघ गुफाएं किस जनपद में है? तो वो आपका धार जनपद में है। बाघ गुफाओं की अवधि है तो ये आपकी सातवाहन राजवंश के समय की है। नेक्स्ट है असित कुमार हलदर और नंदलाल बोस ने किस सन में बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां बनाई थी? तो 1921 में इन्होंने बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां बनाई। किन्होंने? तो असित कुमार हलदर और नंदलाल बोस ने। बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक है कौन सी? तो वहाँ पर टेम्परा तकनीक का प्रयोग किया गया है। कहाँ पर? बाघ गुफा के चित्रों के निर्माण में। बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो कुल मिलाकर वहाँ पर 9 गुफाएं मिली हैं। बाघ की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र बने हैं? तो चौथी और 5वीं गुफा में बाघ में सर्वाधिक चित्र बने हैं। नेक्स्ट है आपका बादामी की गुफाएं। बादामी की गुफाओं की खोज किसने की? तो स्टेला क्रैमरिस ने बादामी के गुफाओं की खोज की थी। बादामी की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका कर्नाटक में स्थित है। बादामी गुफा चित्रों की प्रतिकृतियां ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर किस चित्रकार ने बनाए थे?
तो JM अहिवासी ने। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो ये आपका बादामी में स्थित थी। बादामी की गुफाओं को किसके तहत विकसित किया गया है? तो ये चालुक्यों के तहत विकसित किया गया है। बादामी की गुफाएं किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो ये चालुक्य शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं। बादामी की गुफाएं जो हैं वो चालुक्य शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं। शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त हुआ है? तो ये आपका बादामी गुफा में प्राप्त हुआ है। बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां हैं, यानी बादामी गुफा संख्या 1 में कौन सी छवि है? तो नटराज के रूप में भगवान शिव की। वहाँ पर आपको ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आपको एक विकल्प चुनना है जो वहाँ पर पाई गई है। बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां हैं, तो वहाँ आपको आदिनाथ जैन तीर्थंकर की छवि मिलती है। कहाँ पर? बादामी गुफा संख्या 4 में। नेक्स्ट है आपका एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं किसने बनाई? तो एलोरा की गुफाओं को राष्ट्रकूटों ने बनाया था। किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा कला को विकसित किया? तो राष्ट्रकूटों ने एलोरा गुफा कला को विकसित किया था। नेक्स्ट है एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो एलोरा की जो गुफाएं हैं वो आपका महाराष्ट्र में स्थित है। वेरूल नाम से भी जानी जाने वाली गुफा है, तो एलोरा गुफा जो है वो वेरूल के नाम से भी जानी जाती है। एलोरा की प्रसिद्ध गुफा कैलाश मंदिर से उपलब्ध भित्ति चित्रों ने कौन सी चित्र शैली को नई प्रेरणा दी? तो ये आपके दक्कन शैली को नई प्रेरणा दी थी। किसने? एलोरा की जो प्रसिद्ध गुफा कैलाश मंदिर में जो उपलब्ध भित्ति चित्र है उसने दक्कन शैली को नई प्रेरणा दी। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो वहाँ पर आपकी 34 गुफाएं हैं, कुल 34 गुफाएं हैं। एलोरा में इंद्र सभा के नाम से किस गुफा को जाना जाता है? तो गुफा नंबर 32 को क्या कहा जाता है? इंद्र सभा कहा जाता है। किस गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है? तो गुफा संख्या 16 में जो है वो कैलाश मंदिर स्थित है, और यह किस में है? एलोरा में। एलोरा की प्रसिद्धि का कारण है कैलाश मंदिर। एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? तो कैलाश मंदिर जो है वो एलोरा की जान कही जाती है। एलोरा प्रसिद्ध है किस लिए? तो मूर्ति के लिए एलोरा प्रसिद्ध है। कैलाश मंदिर के मध्य स्थापित है क्या? एक शिवलिंग स्थापित है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने कराया था। उस नरेश का नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? कृष्णराज प्रथम। नेक्स्ट है एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? तो इंद्र सभा के नाम से जानी जाती है। रिपीटेड क्वेश्चन, अभी हमने इसे पहले भी देखा है। नेक्स्ट है एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के। एलोरा में इन तीनों के। एलिफेंटा गुफा के बारे में देखते हैं। एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी है? तो ये समुद्र से घिरी हुई है। आइए पाल चित्रकला के बारे में देखते हैं। एक तरीके से सुपर शॉर्ट रिवीजन है जो कि आपके पढ़ने के लिए बहुत ही ज़रूरी है जब आपका पेपर आए तब। और ये आपके लिए जो ये बुक है वो 3 से 4 दिन के अंदर आप ख़त्म कर सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ाई करें। तो इसमें क्या है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही दिए गए हैं, वन लाइनर फॉर्म में भी और कुछ एक्स्ट्रा भी दिए गए हैं क्वेश्चंस। आइए पाल चित्रकला को देखते हैं। पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? तो ये आपकी बंगाल की है। भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो पाल को माना जाता है। पाल शैली का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? तो ये आपका 9वीं शताब्दी में हुआ था। पाल शैली का जन्म 740 में गोपाल वहाँ का शासक बनता है। उसके बाद पाल वंश की नींव पड़ जाती है। तो जो पाल शैली स्टार्ट होती है वो 800 से 900 के बीच में स्टार्ट होती है। और जब भी इस तरीके से होता है तो हम एक आगे बढ़कर बताते हैं, जैसे 840 850 है तो उसे हम 9वीं सदी ही कहेंगे। पाल शैली के संरक्षक कौन थे? तो पाल शासक थे। उस आस्था का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग था। तो पाल राजाओं का भाग क्या था? महायान, तंत्रयान व वज्रयान। पाल शैली के चित्र मुख्यतः किस धरातल पर बने हैं? तो वो ताड़पत्र पर बनाए गए हैं। पाल शैली के जो चित्र हैं वो किस पर बनाए गए हैं? तो वो ताड़पत्र पर आपके बनाए गए हैं।
प्रज्ञा पारमिता ताड़पत्र पर चित्रित ग्रंथ किस शैली से संबंधित है? तो जो प्रज्ञा पारमिता है वो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये पाल शैली में चित्रित किया गया है। पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो अष्टसहस्त्र का प्रज्ञा पारमिता जो है वो पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ है। सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? तो ताड़पत्र पर लघु चित्र बनाए गए थे। पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने कराया? तो पाल राजवंश ने पोथी चित्रों का निर्माण कराया है। पाल पोथी चित्र बनाए गए हैं किस पर? तालपत्रों पर। पाल पोथी चित्रों का विषय क्या है? तो बुद्ध का जीवन चरित्र जो है वो पाल पोथी चित्रों का मुख्य विषय है। नेक्स्ट है कि पाल के लघु चित्र किससे संबंधित है? तो वो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित थे। नेक्स्ट है कि भारत के एक ऐसे प्रसिद्ध गुफा का नाम बताइए जहां एक भी भित्तिचित्र उपलब्ध नहीं है। तो एलिफेंटा जो है वहां पर एक भी भित्तिचित्र उपलब्ध नहीं है। ठीक। नेक्स्ट है कि एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध मूर्ति सिर्फ त्रिमूर्ति कहाँ स्थित है? तो वो एलिफेंटा में स्थित है। विख्यात महेश मूर्ति राग कट मूर्ति कहाँ है? तो वो आपका कहाँ है? एलिफेंटा में है। नेक्स्ट है आपका सित्तनवासल की गुफा। सित्तनवासल गुफाएं स्थित हैं कहाँ? तमिलनाडु में। सित्तनवासल की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपकी जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है सित्तनवासल गुफा चित्रों का विषय किससे संबंधित है? तो ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका एक आया है टीजीटी में, एक आया है उत्तराखंड एटी ग्रेड में। सित्तनवासल के गुफा मंडप किस नदी के तट पर है? तो ये कृष्णा के तट पर दिया हुआ है, जबकि ये होना क्या चाहिए? कावेरी के तट पर। ठीक है। जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती हैं? तो वो आपकी सित्तनवासल की गुफा में मिलती हैं। सित्तनवासल गुफाओं के छत पर किसकी छवियां दिखाई देती हैं? तो वहां पर आपको कमल सरोवर की छवियां दिखाई देती हैं। इनमें से क्या संबंध है? तो बाघ गुहा चित्र, अजंता गुहा चित्र व बादामी गुहा चित्र जो है वो इनमें से संबंधित है। नेक्स्ट आपका है पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः आधारित है। तो ये किससे पर आधारित है? तो ये आपके बौद्ध मत पर आधारित है। नेक्स्ट है कि प्राकृत चित्रकला में पाल चित्र शैली की मुख्य विषय वस्तु क्या थी? तो जहां भी पाल शैली की मुख्य विषय वस्तु की बात होगी वहां पर आपका बौद्ध धर्म ही होगा। नेक्स्ट है कि प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाला तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ थे कहाँ के? वो तो तिब्बत के थे। धीमन और बितपाल किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे? तो ये पाल शैली के प्रमुख चित्रकार थे। नेक्स्ट है आपका कि जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? तो जैन चित्रकला जो है वो भारत के पश्चिमी क्षेत्र की चित्रकला है। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य किस शैली का उद्भव एवं विकास हुआ था? तो जैन शैली का उद्भव एवं विकास हुआ था। जैन धर्म की सबसे प्राचीन पांडुलिपि का रचनाकाल क्या है? तो जैन धर्म की जो सबसे प्राचीन पांडुलिपि है वो 1060 ईस्वी की मिलती है। नेक्स्ट है कि जैन चित्र कागज पर कब बने? तो ये 13वीं शताब्दी में जैन चित्र जो है वो कागज पर बने थे। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तो ये आपका तीर्थंकर और उनकी जीवनी है। जैसे बौद्ध का भगवान बुद्ध से संबंधित है वैसे जैन का महावीर जैन। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे के पार्ट को।